नमस्कार मित्रों। आज का हमारा विषय है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर हिस्ट्री, मौलाना आज़ाद और राष्ट्रीय आंदोलन। यानी राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में हमें आज मौलाना आज़ाद के बारे में पढ़ना है। इससे पहले हम 3 व्यक्तियों के बारे में पढ़ चुके हैं। महात्मा गांधी हमने कंप्लीट कर लिया है, पंडित जवाहरलाल नेहरू हमने कंप्लीट कर लिया है और सरदार वल्लभ भाई पटेल भी हमने कंप्लीट कर लिया है। उसी क्रम में आज हमारे ये चौथे व्यक्ति हैं राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में मौलाना आज़ाद। इसी बार इनको सिलेबस में जोड़ा गया है। और इसके बाद में हमारे 5वें व्यक्तित्व हैं जिनका नाम है बाबा भीमराव अंबेडकर। और ये 5 व्यक्तित्व होने के साथ ही हमारा जो ये पॉइंट है ये भी हम कंप्लीट कर लेंगे। तो चलते हैं उसी क्रम में। आज के हमारे चौथे व्यक्तित्व हैं मौलाना आज़ाद। तो सबसे पहले इनके जन्म की हम बात करते हैं। तो इनका जो जन्म है वो 11 नवंबर 1888 को मक्का सऊदी अरब में हुआ था। तो हमारे जितने भी जो हम 5 जो नेता पढ़ रहे हैं, व्यक्ति पढ़ रहे हैं, राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में क्रांतिकारी पढ़ रहे हैं, उनमें से मौलाना आज़ाद के जन्म की हम बात करें तो इनका जो जन्म है वो भारत में ना होकर के और मक्का सऊदी अरब में इनका जन्म हुआ था। इसके पीछे के कारण की हम बात करते हैं तो कहा जाता है कि 1857 का जो भारतीय स्वतंत्रता का जो प्रथम संग्राम था, उस समय इनके जो पिताजी थे किसी भी कारणवश से वो सऊदी अरब चले गए थे और वहीं पर मौलाना आज़ाद का जन्म हुआ था। और जब ये 2-3 साल के थे तो वापस ये भारत लौट आए थे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इनका जो जन्म था वो सऊदी अरब में क्यों हुआ था, उसके पीछे का कारण भी हमें थोड़ा सा याद रखना है। दूसरे पॉइंट की हम बात करते हैं तो इनका जो पूरा नाम था वो था अबुल कलाम गुलाम मोहिउद्दीन। तो पूरा नाम भी आपको याद रखना है क्योंकि हम मोस्ट ऑफ जगह इनका जो नाम है वो केवल मौलाना आज़ाद हमें देखने को मिलता है। हमारे सिलेबस के जो पॉइंट है उसमें भी केवल मौलाना आज़ाद इनका नाम दे रखा है। तो इनका जो पूरा नाम है उसकी हम बात करें तो इनका पूरा नाम है अबुल कलाम गुलाम मोहिउद्दीन। उसके बाद में इनके पिता का नाम है मोहम्मद खैरुद्दीन। तो मोहम्मद खैरुद्दीन इनके पिता का नाम था, जिसकी चर्चा हमने फर्स्ट पॉइंट में करी थी कि 1857 के संग्राम में ये परिवार सहित कहाँ चले गए थे, सऊदी अरब चले गए थे। शिक्षा की बात करते हैं तो परंपरागत इस्लामी शिक्षा इनको दी गई थी। तो मौलाना आज़ाद की शिक्षा की हम बात करते हैं तो इनकी शिक्षा के बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन इनको परंपरागत इस्लामी शिक्षा दी गई थी क्योंकि इनके जो पूर्वज थे वो इस्लामी शिक्षा में पारंगत थे। और इसके बाद में उन्होंने बहुत सारी जो शिक्षाएं थी जैसे अरबी भाषा और न्याय दर्शन आदि की शिक्षा भी मौलाना आज़ाद ने अच्छी तरह ग्रहण किया था। कहा जाता है कि शिक्षा के प्रति इनकी बहुत ज़्यादा रुचि थी, इनको पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। और इसी कारण से आगे जाकर हम देखेंगे कि ये स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री भी इनको बनाया जाता है। तो शिक्षा की बात करते हैं तो इस्लामी शिक्षा इनको प्रमुखता से दी गई थी। युवावस्था में उन्होंने अल मिसबाह नामक साप्ताहिक समाचार पत्र का संपादन किया था। तो जिस तरह से आप देख सकते हैं हर क्रांतिकारी ने कोई ना कोई पत्रिका और समाचार पत्र अपने जीवन काल में निकाला था, संपादन किया था, ताकि अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाया जा सके, लोगों को स्वतंत्रता के लिए जागृत किया जा सके। तो उसी तरह से इनसे जुड़ा हुआ जो समाचार पत्र है वो उसका नाम आपको याद रखना है कि अल मिसवाह नामक पत्र का संपादन किसने किया था। और ऑप्शन जो होंगे वो हमारे चारों पांचों जो व्यक्ति हमारे सिलेबस में है वो भी हो सकते हैं, बाहर से भी हो सकते हैं। तो आपको ये मुस्लिम नाम देख करके अल मिसवाह, तो थोड़ा सा आपको ट्रिक अपनाना है कि मौलाना आज़ाद ने इनका संपादन किया था। तो यहाँ से इसीलिए इस पॉइंट को मैंने शामिल किया है कि अल मिसवाह नामक साप्ताहिक समाचार पत्र का संपादन किसने किया था। तो हमारा आंसर हो जाएगा मौलाना आज़ाद ने। या फिर ये जो समाचार पत्र है वो किससे जुड़ा हुआ है, तो भी हमारा जो आंसर होगा वो होगा मौलाना आज़ाद। उत्तरी भारत और बम्बई प्रांत में अनेक गुप्त क्रांतिकारी केंद्रों की स्थापना में इनका महत्वपूर्ण सहयोग था। तो इनके क्रांतिकारी गतिविधियों की हम बात करते हैं तो उत्तरी भारत में ये जब क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़ते हैं तो ये देखते हैं कि उत्तरी भारत में जो क्रांतिकारी जो गतिविधियाँ वो बहुत ही कम हैं।
तो इसी वजह से उत्तरी भारत में जो क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए जो गुप्त केंद्र बनाए गए जिनसे क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन किया जा सके, उनकी स्थापना में इन्होंने भरपूर सहयोग किया था। और न केवल उत्तरी भारत के बल्कि जो बम्बई प्रांत है, जो दक्षिणी भारत का जो बम्बई प्रांत है, वहाँ पर भी गुप्त क्रांतिकारी केंद्रों की स्थापना में इन्होंने सहयोग किया था। अब 1912 की हम बात करते हैं तो 1912 में आज़ाद ने उर्दू भाषा में एक साप्ताहिक समाचार पत्र अल हिलाल की शुरुआत की। तो जो ऊपर भी एक समाचार पत्र हमने पढ़ा था कि युवा अवस्था में उन्होंने अल मिसवाह नामक समाचार पत्र का संपादन किया था, लेकिन उसकी चर्चा हमें ज़्यादा कहीं पर नहीं मिलती है। जो प्रमुख समाचार पत्र जो परीक्षाओं में अब तक पूछा गया है और सबसे ज़्यादा चर्चा जो इनके समाचार पत्र की होती है उसका नाम है अल हिलाल। तो इसका भी हमें नाम याद रखना है कि 1912 में इसका संपादन किया गया था। और भाषा भी हमें याद रखनी है क्योंकि भाषा से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि आज़ाद के द्वारा निकाला गया, संपादित किया गया साप्ताहिक समाचार पत्र अल हिलाल कौन सी भाषा में प्रकाशित किया गया था। तो भाषा हमें याद रखनी है उर्दू भाषा, सन हमें याद रखना है कब संपादित किया गया था, कब निकाला गया था 1912 में, नाम हमें याद रखना है अल हिलाल। तो अल हिलाल की शुरुआत भी किसने करी थी? मौलाना आज़ाद ने करी थी 1912 में, जिसमें खुलेआम ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लिखा जाता था। और आप देख सकते हैं कि ये क्रांतिकारी थे और न केवल एक सामान्य क्रांतिकारी थे बल्कि विशेष क्रांतिकारियों में इनको गिना जाता है। इनके जीवन के बारे में हम पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो सांप्रदायिकता से बढ़ कर के और हमारे राष्ट्र को ज़्यादा महत्व देते थे। और इन्होंने मोस्ट ऑफ जो हमारे क्रांतिकारी थे जैसे महात्मा गांधी हैं, जवाहरलाल नेहरू है, सरदार वल्लभ भाई पटेल है, इन सब के साथ कंधे से कंधा मिला करके हमारे भारत को आज़ाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इनका जो समाचार पत्र था अल हिलाल, उसमें इन्होंने खुलेआम ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लिखने का श्रेय जाता है, इनके विरोध का श्रेय जाता है। और इसी समाचार पत्र के माध्यम से इन्होंने जो अपना जो समुदाय है, मुस्लिम समुदाय, उसको भी प्रेरित किया था। इसीलिए अगला जो पॉइंट है वो इसी से संबंधित है कि इस पत्र में उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता की बात की और मुस्लिम युवाओं को देश की स्वतंत्रता के लिए प्रेरित भी किया। तो यहाँ से यही प्रश्न बनता है कि हिंदू मुस्लिम एकता की बात मौलाना आज़ाद ने कौन से समाचार पत्र के माध्यम से की? तो अल हिलाल नामक जो इनका साप्ताहिक समाचार पत्र था उसके माध्यम से हिंदू मुस्लिम एकता की भी इन्होंने बात की। इनका मानना था कि हमें संप्रदायों में धर्मों के आधार पर ना बट करके हमें एकजुट होकर के आज़ादी की लड़ाई लड़नी चाहिए। और इसी समाचार पत्र के माध्यम से जो तत्कालिक जो मुस्लिम युवा थे उस समय देश में, उनको भी इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रेरित किया कि तुम्हें भी स्वतंत्रता के लिए अपना योगदान देना चाहिए। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है 1912 में अल हिलाल को बैन कर दिया गया। तो जैसे ही ब्रिटिश सरकार को ये पता चला कि इनका जो समाचार पत्र है अल हिलाल वो युवाओं को जागृत करने का काम कर रहा है और हमारी ही सरकार के खिलाफ ये भड़काने का काम कर रहा है, सरकार के खिलाफ खुलकर इसमें लिखा जा रहा है, तो 1914 में 1912 में ये समाचार पत्र निकलता है। उसके 2 साल बाद 1914 में अल हिलाल को किसी भी एक्ट के माध्यम से इसको बैन कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। इसके बाद अल बलाग नामक पत्रिका ये निकालते हैं और इस पत्रिका के माध्यम से भी अंग्रेजी सरकार का ये विरोध करते हैं और युवाओं को प्रेरित करते हैं। तो जैसे ही अल हिलाल को बैन किया जाता है तो इन्होंने एक पत्रिका निकाली जिसका नाम था अल बलाग, और इस पत्रिका का भी वही कार्य था जो अल हिलाल नामक समाचार पत्र का हुआ करता था। तो जिस तरह से अल हिलाल समाचार पत्र में ये ब्रिटिश सरकार के खिलाफ खुलकर लिखते थे, उसी तरह से अल बलाग नामक पत्रिका में भी इन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ खुलकर लिखा। और न केवल ब्रिटिश सरकार के खिलाफ इन्होंने लिखा बल्कि युवाओं को प्रेरित भी किया। तो जिस तरह से ये प्रश्न हमें याद रखना है, ये नाम याद रखना है, उसी तरह से पत्रिका से यदि प्रश्न पूछा जाता है कि 1914 में मौलाना आज़ाद ने कौन सी पत्रिका निकाली थी, तो उस पत्रिका का नाम है अल बलाग। मौलाना आज़ाद को गिरफ्तार कर लिया जाता है और रांची जेल में डाल दिया जाता है।
तो इन स्थानों का भी बहुत महत्व है कि इन्हें कौन सी जेल में रखा गया था। तो जैसे ही इन्होंने अल बलाग नामक पत्रिका का प्रकाशन किया और फिर सरकार को पता चलता है कि इन्होंने अपनी गतिविधियां हैं जो बंद नहीं करी है और ये वापस अपनी गतिविधियों को किसी न किसी माध्यम से जारी रख रहे हैं, तो सरकार इन्हें गिरफ्तार कर लेती है और कौन सी जेल में इनको डालती है, रांची जेल में इनको डाल दिया जाता है, जहां उन्हें 1 जनवरी 1920 तक रखा जाता है। तो 3-4 साल तक इनको जेल में रखा जाता है 1920 तक। तो यहाँ से इस पॉइंट से जो चीज़ याद रखनी है वो हमें स्थान का नाम याद रखना है कि कौन सी जेल में इनको रखा गया था, रांची जेल में इनको रखा गया था। नेक्स्ट पॉइंट है खिलाफत आंदोलन भी मौलाना आज़ाद ने ही शुरू किया था। तो खिलाफत आंदोलन के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूँ। महात्मा गांधी का जो टॉपिक हमने पढ़ा था उसका जो तीसरा जो पार्ट था उसके लास्ट में मैंने इसको डिटेल से बताया था कि तुर्की के जो खलीफा का जो पद था उस समय समाप्त कर दिया गया था और एक मुस्लिम विशेष वर्ग में इसके प्रति आक्रोश था कि ये पद समाप्त नहीं होना चाहिए। उनका मानना था कि हमारा जो नियंत्रण है वो मुस्लिम समुदाय से कम हो जाएगा। इसी के विरोध में खिलाफत आंदोलन चलाया गया था। तो खिलाफत आंदोलन की शुरुआत में भी मौलाना आज़ाद का महत्वपूर्ण योगदान था। ये भी खिलाफत आंदोलन से जुड़े हुए थे। ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी का जो गठन किया गया था उसका अध्यक्ष भी मौलाना आज़ाद को चुना गया था। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट ये पॉइंट है कि ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी का अध्यक्ष किसे बनाया गया था। तो ऑप्शंस में से देखकर आपको बताना है कि मौलाना आज़ाद को ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था। खिलाफत कमेटी के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर के दिल्ली में जामिया मिलिया इस्लामिया संस्था की स्थापना करी थी। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं संस्था से जुड़ा हुआ प्रश्न यदि बनता है कि जामिया मिलिया इस्लामिया संस्था की स्थापना किसने करी थी, तो इसका जो जवाब है वो भी हमें देना है मौलाना आज़ाद। और कहाँ पर इसकी स्थापना की गई थी? दिल्ली में की गई थी। किसके सहयोग से की गई थी? खिलाफत कमेटी के जो अन्य सदस्य थे उनके सहयोग से की गई थी। मोहम्मद अली जिन्ना भी खिलाफत आंदोलन के एक सदस्य थे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है 1923 में दिल्ली विशेष अधिवेशन में आज़ाद को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। तो कांग्रेस के जो अधिवेशन हुए हैं उनमें 3 विशेष अधिवेशन हुए हैं। तो दूसरे नंबर का जो विशेष अधिवेशन हुआ था 1923 में, कहाँ हुआ था? दिल्ली में। तो उस विशेष अधिवेशन में भी मौलाना आज़ाद को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। तो यहाँ से बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है कि कांग्रेस के कौन से विशेष अधिवेशन में मौलाना आज़ाद को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। तो यहाँ से हमें आंसर देना है कि 1923 का जो दिल्ली अधिवेशन है उसमें जो कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे वो थे मौलाना आज़ाद। क्योंकि अधिवेशनों से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं, जैसे सुभाष चंद्र बोस के बारे में पिछले जो प्रथम श्रेणी के प्रश्न पत्र उनमें पूछा गया है, महात्मा गांधी से संबंधित प्रश्न वहाँ पर पूछे गए हैं। तो इसीलिए मैंने हर क्रांतिकारी के साथ जो भी कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं उनको अपने नोट्स में शामिल किया है और उस पर विशेष बल देते हुए आपको बताया भी है कि ये जो पॉइंट है कि कौन कहाँ के अधिवेशन में और कितनी बार अध्यक्ष चुना गया, वो आपको विशेष रूप से उसको ध्यान रखना है। तो इनको कब चुना गया था? 1923 में। कौन से अधिवेशन में? दिल्ली अधिवेशन में। और ये विशेष अधिवेशनों में इसकी गिनती की जाती है। ये कांग्रेस के अब तक के अध्यक्षों में सबसे युवा अध्यक्ष थे और 1923 से पहले तक जितने भी अध्यक्ष चुने गए थे उन सभी में ये सबसे युवा थे। जब इनको अध्यक्ष बनाया गया था तो उस समय इनकी आयु थी 35 वर्ष। तो 35 वर्ष की आयु में ही मौलाना आज़ाद को कांग्रेस के अध्यक्ष पद को सुशोभित करने का श्रेय जाता है। 1930 के नमक आंदोलन जो महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था, आज़ाद को अन्य क्रांतिकारियों के साथ गिरफ्तार कर लिया जाता है और 1934 में उन्हें जेल से रिहा किया जाता है। तो इस तरह देख सकते हैं कि पहले भी इन्हें अपने जो समाचार पत्र और पत्रिका थे उसके कारण इनको गिरफ्तार किया जाता है। और जब ये महात्मा गांधी के साथ जुड़ते हैं, नमक आंदोलन में ये बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं, तो अन्य जो आंदोलनकारी थे उनके साथ आज़ाद को वापस गिरफ्तार कर लिया जाता है और इनको कब छोड़ा जाता है? 1934 में इनको जेल से रिहा किया जाता है। 1940 की हम बात करते हैं तो 1940 में आज़ाद को रामगढ़ सेशन से कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाया गया। तो आप देख सकते हैं कि 1940 में फिर ये कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं और कहाँ से बनते हैं? रामगढ़ सेशन से। तो कांग्रेस का प्रेसिडेंट ये वापस बनते हैं
1940 में। ये भी आपको याद रखना है कि 1940 में ये कहाँ के सेशन में कांग्रेस के प्रेसिडेंट चुने जाते हैं, तो रामगढ़ सेशन में। आज़ादी के बाद इन्होंने संविधान सभा के लिए कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ा। तो जो आज़ादी के बाद जो संविधान सभा के जो चुनाव हुए उसमें किसकी तरफ से इन्होंने चुनाव लड़ा था, तो कांग्रेस की तरफ से इन्होंने चुनाव लड़ा था। तो इनके राजनीतिक पार्टी की हम बात करते हैं कि मौलाना आज़ाद कौन सी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए थे, तो भी हमारा आंसर हो जाएगा कि कांग्रेस से जुड़े हुए व्यक्ति थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम कैबिनेट मंत्रिमंडल में आज़ाद को शिक्षा मंत्री बनाया गया, जिसकी मैं आपसे पहले भी चर्चा कर रहा था, क्योंकि इनको पढ़ने का बहुत शौक था और बहुत ही विद्वान व्यक्ति ये माने जाते हैं। तो इसी वजह से स्वतंत्र भारत का जो प्रथम कैबिनेट मंत्रिमंडल जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में जिसका गठन किया गया था, तो ये शिक्षा मंत्री चुने जाते हैं। और 1947 से और 1958 तक ये स्वतंत्र भारत के शिक्षा मंत्री रहते हैं। मौलाना आज़ाद के निर्देशन में ही भारत का जो पहला आईआईटी, आईआईएससी एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिसको हम यूजीसी कहते हैं, का निर्माण हुआ था। तो यूजीसी, आईआईटी आदि के निर्माण में भी किसको श्रेय जाता है, मौलाना आज़ाद को। तो भारत का जो पहला, यानी इस शब्द पे हमें जोर देना है कि भारत का पहला आईआईटी का निर्माण किसने किया था या किसके निर्देशन में हुआ था, तो हमारा आंसर हो जाएगा मौलाना आज़ाद के। इसी तरह से प्रथम आईआईएससी और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का निर्माण भी किसके निर्देशन में हुआ था, मौलाना आज़ाद के निर्देशन में हुआ था। 1952 में उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले से इन्हें सांसद चुना जाता है। तो जैसे ही प्रथम चुनाव होते हैं भारत में, तो 1952 के जो चुनाव हैं उसमें ये चुनाव लड़ते हैं कहाँ से, उत्तर प्रदेश के रामपुर ज़िले से, और वहाँ से इन्हें सांसद चुना जाता है। तो ये प्रश्न बने कि मौलाना आज़ाद को स्वतंत्र भारत में कहाँ से चुनाव लड़ने का श्रेय जाता है और कहाँ से इनको सांसद चुना जाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश के रामपुर ज़िले से। मार्च 1942 में, बहुत ही मोस्ट ये पॉइंट है जो हम पीछे चर्चा भी कर चुके हैं, कि मार्च 1942 बम्बई अधिवेशन में आज़ाद की अध्यक्षता में भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव का अनुमोदन हुआ। तो 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव का जो अनुमोदन हुआ था, वो कौन से अधिवेशन में हुआ था, तो महात्मा गांधी वाले पॉइंट में हमने पढ़ा था 1942 के बम्बई अधिवेशन में इस आंदोलन के प्रस्ताव का अनुमोदन हुआ था। तो 1942 के बम्बई अधिवेशन की अध्यक्षता भी कौन कर रहे थे, मौलाना आज़ाद। इसीलिए मैंने इस पॉइंट को यहाँ भी शामिल किया है, क्योंकि ये जो अधिवेशन है वो मौलाना आज़ाद की अध्यक्षता में हुआ था। 1940 रामगढ़ जो झारखंड में है, इस अधिवेशन में व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रस्ताव पारित हुआ। तो जिस तरह से 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव का अनुमोदन हुआ, उसी तरह से 1940 का जो रामगढ़ अधिवेशन था उसमें व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रस्ताव पारित हुआ, और इसकी अध्यक्षता भी कौन कर रहे थे, मौलाना आज़ाद। तो 1940 और 42 की जो बात करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव की, बम्बई अधिवेशन में वो पारित होता है, और व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रस्ताव जो 1940 में महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था, वो रामगढ़ झारखंड अधिवेशन में वो प्रस्ताव पारित हुआ था। और दोनों ही अधिवेशनों की जो अध्यक्षता है वो कौन कर रहे थे, मौलाना आज़ाद। इसीलिए कोष्टक में मैंने लिखा है कि 1940 से 45 तक 6 वर्षों तक आज़ाद ही कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। आप देख सकते हैं कि बहुत ही लंबे समय तक इनको कांग्रेस का अध्यक्ष रहने का जो मौका है वो मिलता है 1940 से 45 तक। और इसी वजह से 1942 जो हमने बम्बई की बात करी उसके अध्यक्ष भी यही थे, और 1940 की हम जो बात कर रहे थे रामगढ़ वाली, उसके अध्यक्ष भी यही थे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि इन्होंने संगीत नाटक अकादमी 1953, साहित्य अकादमी 1954 और ललित कला अकादमी 1954 की स्थापना की। तो न केवल इन्होंने जो विज्ञान के क्षेत्र में आईआईटी और शिक्षा के क्षेत्र में यूजीसी का गठन किया, निर्माण किया, बल्कि जो संस्कृति और साहित्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण जो संस्थाएं रही हैं
जिनमें प्रमुख है संगीत नाटक अकादमी जिसकी स्थापना 1953 में हुई, साहित्य अकादमी जिसकी स्थापना 1954 में हुई, और ललित कला अकादमी जिसकी स्थापना 1954 में की गई। इसकी स्थापना भी किसके द्वारा की गई थी? मौलाना आज़ाद के द्वारा की गई थी, क्योंकि उस समय ये भारत के शिक्षा मंत्री थे। तो इन तीनों के संबंधित प्रश्न बनते तो भी आपको मौलाना आज़ाद ही इनका आंसर बताना है। अब इनके रचनाओं की बात करते हैं, प्रमुख पुस्तकों की हम बात करते हैं। तो प्रमुख पुस्तकों में है इंडिया विंस फ्रीडम, गुबार ए खातिर, हिज्र ओ वसल, खतबात अल आज़ाद आदि इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। पुस्तकों से रिलेटेड प्रश्न बने तो आपको इन चारों पांचों पुस्तकों को याद रखना है। 22 फरवरी 1958 को हृदयाघात से इनका निधन हो जाता है। और अभी हमने पढ़ा था 1947 से लेकर के और 1958 तक ये भारत के शिक्षा मंत्री रहते हैं। तो हम सीधा सा कह सकते हैं कि मृत्यु पर्यंत इनको भारत के शिक्षा मंत्री रहने का जो श्रेय है वो जाता है। और इनकी मृत्यु कब होती है, इनका निधन कब होता है? 22 फरवरी 1958 को। और इनके निधन का कारण है हृदयाघात, यानी हार्ट अटैक से इनकी मृत्यु होती है। 1992 में मरणोपरांत इनको भारत रत्न दिया जाता है। तो जिस तरह से सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी भारत रत्न मिला था, उसी तरह से मौलाना आज़ाद को भी भारत रत्न से सम्मानित कब किया गया था? तो कब किया गया था? 1992 में, मृत्यु के बाद में, क्योंकि 1958 में इनकी मृत्यु हो जाती है और भारत रत्न इनको कब मिलता है? 1992 में। 11 नवंबर जो इनका जन्म दिनांक है, तो 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यहाँ से भी बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है कि कौन से क्रांतिकारी के या फिर कौन से राष्ट्रवादी नेता के जन्मदिन को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा मौलाना आज़ाद। या फिर सीधा सा प्रश्न पूछ सकता है कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 11 नवंबर। तो दोनों ही चीज़ें एक दूसरे से जोड़कर याद रखनी है कि 11 नवंबर मौलाना आज़ाद का जन्म दिनांक है और शिक्षा के क्षेत्र में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। प्रथम ये शिक्षा मंत्री रहे हैं, इसी वजह से राष्ट्रीय शिक्षा दिवस इन्हीं के जन्म दिनांक को मनाया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। आज का जो कंटेंट आपको कैसा लगा? पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो इसी तरह के दमदार वीडियो, दमदार कंटेंट आपको प्राप्त करना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।